तो कितने परसेंटेज हेयर जो आपके सर पे हैं उसके बाद हेयर ट्रांसप्लांट लेना चाहिए, या आपको क्या लगता है कि कब ज़रूरी है हेयर ट्रांसप्लांट? कई ऐसे बोलते हैं कि भाई जैसे हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में नेचुरल ग्रो करेंगे क्या है या नेचुरल हेयर्स हैं क्या है। यस, ये आपके खुद के हेयर हैं, वो नेचुरल साइकिल में आएंगे। ट्रैक्टर जंप किया तो बच्चा गिर गया नीचे, और जो पीछे कल्टी होती है उससे उसका पाँव अलग हो गया कट के। अगर हेयर ट्रांसप्लांट की बात चल रही है, हेयर लॉस की बात चल रही है, तो जो सवाल अब मेरे दिमाग में आ रहे हैं, मेरे दोस्तों के बहुत काम आने वाले हैं। तो कितने परसेंटेज हेयर जो आपके सर पे हैं उसके बाद हेयर ट्रांसप्लांट लेना चाहिए, या आपको क्या लगता है कि कब ज़रूरी है हेयर ट्रांसप्लांट? ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। कई पेशेंट की एक्सेप्टेंस होती है वो किस स्टेज में अपने को देखना चाहता है। कई ग्रेड 1 ग्रेड 2 में भी ले लेते हैं कि टेम्पोरल रिस्ट्रीट किया है, करवा लो। क्योंकि होता क्या है कि वो हमारे लिए भी ईजी होता है और पेशेंट के लिए भी ईजी होता है। कम रूट्स लगेगी और दोनों साइड अच्छी रहेगी। और कई पेशेंट्स ऐसे भी तो होते हैं कि अभी तो कम गिरे हैं, आगे गिरने के बाद में उसमें क्या होता है कि एक तो हेयर फॉलिकल्स ज़्यादा चाहिएंगे अपने को, दोनों साइड कम हो जाती है और रिजल्ट्स पर इफेक्ट करते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि भाई किस ग्रेड में जाके अपने को ट्रांसप्लांट कराना है। जैसे काफ़ी लोग होते हैं कि बाल उड़ गए उसके बाद विग लगाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आप क्या कहते हैं सर, विग लगाना सही है या हेयर ट्रांसप्लांट करवाना सही है? कई पेशेंट्स के साथ में एसोसिएटेड कोमोर्बिडिटीज़ होती है, जैसे डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, या कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो, तो उसके अंदर क्या होता है कि रीज़न ज़रूर अफेक्ट करता है। तो उन और लेट 50s 60s में होता है तो हेयर विक एक्सेप्टेंस आती है, हेयर विक मतलब एडवाइजेबल होती है। अदरवाइज तो हेयर ट्रांसप्लांट इज़ बेस्ट। क्योंकि कई ऐसे बोलते हैं कि भाई जैसे हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में नेचुरल ग्रो करेंगे क्या है या नेचुरल हेयर्स हैं क्या है। यस, ये आपके खुद के हेयर हैं, वो नेचुरल साइकिल में आएंगे और 3 to 6 मंथ के बाद में नेचुरल हेयर की तरह लुक करेंगे और वो नेचुरल ही होते हैं, आपके ही हेयर होते हैं। अच्छा, वो हेयर ट्रांसप्लांट जैसे क्योंकि काफ़ी लोग है कि अगर विग लगा ली तो एलर्जी हो सकती है, क्योंकि पसीना आना, फिर वो अंदर जो पसीना है उसके बाद एलर्जी होना। क्या लगता है सर आपको, ये विग लगाने से एलर्जी हो सकती है या कुछ साइड इफ़ेक्ट जो है वो देखने को मिलता है? वो तो उसको केयर करना पड़ेगा आपको। कई ग्लू से एलर्जी होती है, कई पसीना आएगा, कई बार उतर जाती है वो। हाँ, और हेयर ट्रांसप्लांट अगर करवाते तो उसकी कुछ साइड इफ़ेक्ट है या वो? उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आजकल तो नई टेक्निक जैसे FUE बोलते हैं, एक रूट को अपने निकाला, उस रूट को ट्रांसप्लांट किया। इसमें कोई स्कार नहीं आता है, कोई इचिंग नहीं होती। जरूर 2-3 दिन फर्स्ट ड्रेसिंग करते हैं अपन, फर्स्ट 5th डे पे, उस टाइम तक थोड़ा केयर रखना पड़ता है। बाकी नेचुरल अपने डे टू डे एक्टिविटी करो, अपने ऑफिस ज्वाइन कीजिए, अपनी वर्क कीजिए। सर एक सवाल करता हूँ, उसके बाद वापस प्लास्टिक सर्जरी पे आता हूँ। काफ़ी मिथ मैंने सुने हैं, रील्स मैंने देखी हैं कि अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो आप नाखूनों को रगड़िए या धूप ज़्यादा ले लीजिए। ये मिथ क्यों इतने वायरल होता है, क्यों? और लोग नाखून रगड़ते भी हैं सर? नहीं, मैंने भी देखा है, नाखून रगड़ते हैं, कुछ ऑयल्स लेके आते हैं लंबे। हाँ, कोई आदिवासी हेयर चल रहा है सर? पता नहीं, आई डोंट नो, ठीक है ना। इवन मेरे पास पेशेंट लगे, मेरे पास पड़े भी हैं टेबल पे कि सर मैंने ये 2 महीने लगाए, घर में बदबू जरूर आने लगी लेकिन बाल नहीं आए मेरे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेडिकल मैनेजमेंट दिया उनको और अब हेयर ट्रांसप्लांट के लिए प्लान कर। तो मतलब नाखून रगड़ना, धूप ज़्यादा लेना। धूप लेंगे तो अच्छा है, विटामिन D मिलेगा, बाल नहीं मिलने वाले। आई डोंट थिंक सो। बोलिए सिर्फ मिथ है आप? यस। अच्छा, मैं प्लास्टिक सर्जरी की बात करता हूँ सर। अगले सवाल मेरा कि कोई ऐसा केस आपके पास आया हो जो आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट लगा हो, कॉम्प्लिकेशन जिसमें आपको ज़्यादा हुई हो? यस, एक पेशेंट आया था हमारे पास में ट्रॉमा में, असॉल्ट का केस था जिसके अंदर दोनों हाथ काट दिए गए थे उसके। एक हाथ तो पूरे एम्पुटेटेड था, दूसरा नियर टोटल एम्पुटेशन, मतलब स्किन पे लटक रहा था। इमरजेंसी में आया था नाइट टाइम में। पेशेंट की क्रिटिकल कंडीशन थी, BP था नहीं उसके, काफ़ी कम हो गया था, ब्लड लॉस बहुत हो गया था। तो काफ़ी चैलेंजिंग केस था। पहले तो उसकी लाइफ बचाना, फिर उसका हाथ को बचाने का अटेम्प्ट करना। हमारी टीम ने काफ़ी मेहनत की, अच्छी तरह से उसको वाइटली स्टेबल करवाए, BP लाए, ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया, फिर ऑपरेशन थिएटर में दिया और लकीली हमने दोनों हाथ सर्वाइव किए उसको। अच्छा, मतलब बचाई उसकी ज़िंदगी। कभी सर ऐसा हुआ है कि आपको रात को मतलब लेट नाइट भी कॉल आया है और जाना पड़ा हो? कई बार। कैसे डील होती है सिर्फ क्योंकि आपको एक अपनी फैमिली मैनेज करनी होती है और एक वो लाइफ जो प्रोफेशनल लाइफ है आपकी, उसको मैनेज करना होता है। कैसे मैनेज होता है सर सारा? यूजुअली क्या होता है कि जब पेरीफ्री में दिन में एक्सीडेंट होता है पेशेंट के, तो पेरीफ्री में हॉस्पिटल्स उसको मैनेज करते हैं, शाम तक उसको अपने पास ही रखते हैं,
फिर लेट नाइट का दिखता आगे उनको और पेशेंट कॉम्प्लिकेशंस दिखता है उसको रेफ़र कर देते हैं। तो हमारे पास ऐसे पेशेंट्स इवनिंग में या नाइट में आते हैं, तब उनको अटेंड करना पड़ता है क्योंकि इमरजेंसीज होती है रात को 10 बजे 11 बजे 12 बजे भी अपन अटेंड करते हैं उनको। मतलब लेट नाइट होता है। यस फिर शिकायतें होती हैं घर वालों की? चलता रहता, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। अच्छा सर, जैसे आपने बड़ों का बताया, जैसे आप बताया कि उसका हाथ कट गया, और बच्चों के जब ऐसे केसेस आते हैं कैसे डील होती है सर? एक पिछली राखी का ओकेजन था, उसमें एक फादर अपने बच्चे को ट्रैक्टर के साथ वो बुआई कर रहा था। बच्चा उसके पास सामने बैठा था, खेत में चल रहा था, म्यूजिक चल रहा था साथ में, जैसा उसके फादर ने बताया। खेत और ट्रैक्टर जंप किया तो बच्चा गिर गया नीचे, और जो पीछे कल्टी होती है उससे उसका पाँव अलग हो गया कट के। बच्चे को लेके आए हमारे पास में, हमने ऑपरेट किया और उसको वापस जोड़ा पैर को। इट वॉज़ वेरी चैलेंजिंग। बच्चा था 1.5-2 साल का बस। हाँ, और घुटने के नीचे स्पेयर कट गया था। मतलब आप और बच्चे के दोनों की हिम्मत है। 1.5 साल का बच्चा और पाँव कट जाना बहुत बड़ी बात होती है इस बच्चे के लिए। अच्छा सर, एक सवाल ये भी करना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि 4 घंटे जो होता है वो गोल्डन हॉर होता है, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? कैसे जो बॉडी पार्ट है वो दूर गांव से अगर कहीं दूर से ला रहे हैं तो क्या सावधानियां रखनी चाहिए? कैसे उसको लाना चाहिए ताकि वो बॉडी पार्ट ख़राब में नहीं हो? ये बहुत ही अच्छा सवाल था। जो पार्ट कट जाता है, अंग भंग हो जाता है, तो उसको क्या है, सबसे पहले तो साफ पानी से धो लिया जाए। उसको जो डस्ट है या रेत लगी है उसको साफ कर लेते हैं, फिर उसको पॉलीथीन के अंदर रेप कर देना चाहिए ताकि डस्ट ना गिरे उसके ऊपर, और फिर उसको बर्फ़ के अंदर रख दें। कटे हुए पार्ट को डायरेक्ट बर्फ़ के कॉन्टेक्ट में नहीं रखना होता है, सबसे इम्पोर्टेंट। फिर उसको बर्फ़ में रख दो ताकि टेम्परेचर कम रहे, और फिर उसको अपन कैरी करें हॉस्पिटल में एज अर्ली एज पॉसिबल। ये सारी बातें, क्योंकि कभी ऐसा हुआ है कि जो आपने बात बताई हो वो किसी को ध्यान में नहीं हो और वो फिर बॉडी पार्ट लेके आए हो, वो जो आपके लिए कई बार आते हैं पेशेंट्स जो कटे हुए पार्ट को पानी के अंदर डाल के ले आते हैं, तो वो डैमेज हो जाता है, फिर वो यूज़ नहीं होता है बिल्कुल। फिर कैसे उसका इलाज जो है वो, या फिर बचता है पार्ट रिकन्स्ट्रक्शन का। जो कटा हुआ पार्ट अंग था बॉडी का वो तो डैमेज हो जाता है, तो वो उस घाव को कैसे भरना है, मास्क लगा दिया जाता है, चमड़ी लगा दी जाती है, ताकि जो बचा हुआ पार्ट है वो बॉडी कैसे, मतलब आदमी कैसे उसको यूज़ ले अपने डे टू डे एक्टिविटी में। जैसे आखिरी सवाल की तरफ बढ़ता हूँ सर। आपने बताया कि हाथ कटने वाले या किसी का हाथ काट दिया, वो सारे केसेस बहुत आते हैं। तो कई बार हमने सुना है कि नस कटने से व्यक्ति जो है मर जाता है। तो जब हाथ कटता है नस भी कटती होगी, क्यों नहीं? जैसे हाथ कट जाता है, मशीन इंजरी से नसें कट जाती है, या कई सेल्फ इन्फ्लिक्टेड होते हैं, साइकेट्रिक पेशेंट्स होते हैं, वो नसें काट लेते हैं, तो उनमें क्या होता है, मरना तो दूर की पॉसिबल नहीं होता है उनके लिए। ये ज़रूर है, ब्लड लॉस हो जाता है तो वीक हो जाता है, बीपी कम हो जाता है, ये है। और इसमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि जब नस कट जाती है तो उसको कटे हुए पार्ट को कपड़े से बांध देना चाहिए ताकि ब्लीडिंग नहीं हो उस पार्ट को पर्टिकुलरली। बिल्कुल, ये जो सारे मिथ थे जो हमने क्लियर किए, और अगर आपको भी ये बातें सही लगी हो और अपने दोस्तों तक पहुंचानी है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें।